कोरोना काल में अपने बाबा जी ने जो गजब ढाया था, बाय गॉड देखने लायक था। तीसरा बोला मुझे डॉक्टर बनना है, टर 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 टर। अपने बाबा जी ने एलोपैथी की नहीं, माफिया, मेडिसिन माफिया की जो ली थी, बाय गॉड गजब। लाखों लोगों की मौत का कारण एलोपैथी है। टपाटप टपाटप। विदाउट एनी डिग्री, विद डिविनिटी, विद डिग्निटी, आई एम ए डॉक्टर। फिर जैसे ही डॉक्टर ले की बाबा जी पे नजर पड़ गई, उन्होंने जो ली है बाबा जी की ले के एलोपैथिक दवाई खा के मर गए। अरे व्हाट नॉनसेंस, आपका ये स्टेटमेंट पूरा वर्ल्ड में हंस रहे लोग, पूरे वर्ल्ड से कंप्लेंट आ रही है, क्या बात कर रहा है आदमी। टपाटप टपाटप। आपने एलोपैथिक का क्या पढ़ाई किया है? आप बात मत करना, कीप क्वाइट। चुप, बिल्कुल चुप। इस जंग में एक और आदमी उतर आया, अतुल अग्रवाल। जो फायरिंग की है भाई साहब, उन्होंने दंग रह गया मैं तो। लाला रामदेव की तारीफ करनी चाहिए। बोलो लाला रामदेव की जय, जोर से बोलो कि लाला रामदेव को भारत रत्न मिल जाए। थूक के चाट लिया लाला रामदेव ने भाई, थोड़ी मर्यादा रखिए। ये आयुर्वेद के नाम पे जो अपने देश में इन दिनों चलते आ रहा है ना, वो असली आयुर्वेद है नहीं बाय द वे। तो ये आयुर्वेद असली में आखिर किस चिड़िया का नाम है? आयुर्वेद की किताब आखिर दिखती कैसे है? उस किताब को किसने लिखा, कब लिखा? ऐसे कई सारे सवाल आपके मन में इस वक्त घूमते रहेंगे, उनके जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। आयुर्वेद विश्व की सबसे प्राचीन चिकित्सा प्रणालियों में से एक है। भगवान धन्वंतरी को आयुर्वेद का जनक माना जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथ और पुराणों में कई सारे रेफरेंसेस है कि दरअसल ये भगवान धन्वंतरी एक ऋषि मुनि हुआ करते थे, एक दिव्य तपस्वी थे। तो उनको मनुष्य से देवत्व पद प्राप्त हुआ उनके ज्ञान के बेसिस पे। जो पुराण में रेफरेंसेस है, समुद्र मंथन जो हुआ था देवी देवताएं और असुरों के बीच में, उसमें से भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए थे। जो मेडिकल साइंस का ज्ञान उनको बाय डिफॉल्ट हासिल था, उन्होंने सोचा कि इसे लिखित रूप में मानव जाति के कल्याण के लिए कहीं पे नोट डाउन किया जाए। तो अकॉर्डिंगली आयुर्वेद की स्थापना उन्होंने की। आयुर्वेद के ये जनक भगवान धन्वंतरी कुछ इस प्रकार दिखा करते थे। उनकी 4 भुजाएं थी, एक भुजा में शंख, एक भुजा में चक्र, एक भुजा में औषधि, एक भुजा में जलुका और अमृत कलश। ऐसे कुछ दिखते थे अपने भगवान धन्वंतरी। इन्होंने ही अमृत समान कई सारी जड़ी बूटियों की खोज की थी। इनको आरोग्य की देवता, तेज की देवता माना जाता है। भगवान विष्णु के अवतार हुआ करते थे। ये तो रही एक कहानी। सिर्फ यही नहीं, ऐसी कई सारी कहानियां इतिहासकारों के बीच में है। इट्स अ पार्ट ऑफ ए डिबेट। बहुत सारी धारणाएं हैं। आयुर्वेद के विशाल ज्ञान को सॉर्ट करके, प्रोग्राम करके नोट डाउन करना ये किसी एक बंदे का काम नहीं है। आयुर्वेद की ना ही कोई एक किताब है, ना ग्रंथ, ना पुराण, कुछ भी नहीं। आयुर्वेद दरअसल सालों से जो ऋषि मुनि, जो तपस्वी, जो वैद्य होकर गए, जिन्होंने समाज के लिए मेडिकल की सेवा की, जिन्होंने अपने क्लिनिकल फाइंडिंग्स को कहीं नोट डाउन किया, तो बेसिकली ये सारा एक कलेक्टिव डेटा है हजारों सालों का। आप इसे एक मेडिकल साइंस की नॉलेज लाइब्रेरी कह सकते हो। तो आयुर्वेद अपने आप में एक बहुत बड़ी परंपरा है। आयुर्वेद के निर्माण के बारे में एक और मान्यता हिंदू धर्म में प्रचलित है। अपनी सृष्टि का निर्माण किसने किया? त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जो इस विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और लय को कंट्रोल करते हैं। तो इन्हीं महान भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने महर्षि व्यास को आज्ञा दी कि सृष्टि के जो भी नियम है उनको वेदों के फॉर्म में कहीं पे नोट डाउन करना है, ताकि समाज का कल्याण हो। बाय द वे, महर्षि व्यास कोई आम पर्सनालिटी नहीं थी, बहुत ही जबरदस्त स्पिरिचुअल पर्सनालिटी। भगवान श्री गणेश जी को बोले कि एक जगह पे बैठ और लिख जो मैं बोलता हूं उसे। महाभारत दुनिया के सबसे बड़े ग्रंथों में से एक, महाभारत को लिखवाया भगवान श्री गणेश जी के हाथों, जो कि विद्या और बुद्धि की देवता है, उनके हाथों लिखवाया ये बड़ा ग्रंथ। ये सामर्थ्य सिर्फ और सिर्फ एक योगिक इंसान जिसके पास सिद्धियां हो वही कर सकता है। भगवानों को कंट्रोल करने की शक्ति, ये कोई आम इंसान की बात नहीं है। एक सिंगल इटरनल वैदिक साइंस को 4 वेदों में कंपाइल करना, ये आम बुद्धिमत्ता की बात नहीं होती। इसके लिए एक प्रगल्भ बुद्धिमत्ता, एक असाधारण सामर्थ्य होना चाहिए, जो कि महर्षि व्यास में था। जैसे अपन एक्सेल में फिल्टर लगाते हैं, बिल्कुल वैसे ही 45,000 साल पुराने वैदिक साइंस को 4 फिल्टर्स लगा दिए महर्षि व्यास ने। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन 4 वेदों में जो ऋग्वेद है उसमें आयुर्वेद के बेसिक्स आपको मिल जाएंगे। वात, पित्त, कफ, ये 3 दोष होते हैं अपने बॉडी में। ये जो दोष शब्द है ये बड़ा ट्रिकी सा है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। दोष यानी कि कोई विकार, कोई बीमारी नहीं होती। ऋग्वेद की माने तो दोष यानी कि मूलाधार, जिंदगी का मूलाधार, द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ लाइफ। बॉडी में इन 3 दोषों की लिमिट्स 19-20 जब हो जाती है तब अपनी तबीयत खराब होती है। इनको बैलेंस कैसे करना चाहिए इसका ज्ञान ऋग्वेद में बताया गया है। इनके अलावा जड़ी बूटियां, इन्फेक्शंस, यानी कि जो बेसिक्स है मेडिकल साइंस के, उनको मेंशन किया है ऋग्वेद में, सिर्फ बेसिक्स। लेकिन एंशिएंट मेडिकल साइंस का असली खजाना, ज्ञान का भंडार जिस वेद में आपको मिल जाएगा वो है अथर्ववेद।
अथर्ववेद में सही में आयुर्वेद के इतने सारे विस्तृत और डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएंगे। आपकी बॉडी की ओवरऑल सर्विसिंग, इंजन डाउन करके सब कुछ मिल जाएगा आपको अथर्ववेद में। इसलिए आयुर्वेद को अथर्ववेद का उपवेद भी बोला जाता है। ऐसे कहा जाता है कि आयुर्वेद अथर्ववेद में ही मैच्योर्ड होता है, इसीलिए हमें आयुर्वेद को यहाँ पे 8 और नए फिल्टर्स लगाने पड़ते हैं, जिसे बोला गया है अष्टांग आयुर्वेदा। टाइम फ्रेम कालखंड है 1500 BC। अब यहाँ पे हम एक्सप्लोर करते हैं अष्टांग आयुर्वेदा के एक एक एलिमेंट को। अष्टांग आयुर्वेद का सबसे पहला एलिमेंट है काया चिकित्सा यानी कि इंटरनल मेडिसिन। फिर है शल्य तंत्र यानी कि सर्जरी, शालक्य तंत्र यानी कि ENT और ऑप्थेल्मोलॉजी यानी कि सर और गर्दन का संपूर्ण सर्जिकल ज्ञान, अगध तंत्र यानी कि टॉक्सिकोलॉजी, भूत विज्ञान यानी कि साइकियाट्री और स्पिरिचुअल हीलिंग, कौमार भूत्य और प्रसूति यानी कि पेडियाट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, रसायन शास्त्र यानी कि जेरियाट्रिक्स, खास बुजुर्गों के लिए स्पेशल चिकित्सा पद्धति होती है, उसे बोला जाता है जेरियाट्रिक्स, वाजीकरण यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में एवरीथिंग, सब कुछ। अष्टांग आयुर्वेदा की 8 किताबों में सारे स्पेयर पार्ट्स कवर किए गए हैं, ऊपर से लेके नीचे तक, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, नहीं अंडमान निकोबार तक, वो भी तो इंपॉर्टेंट है भाई। समझ रहे हो आप? चलो हमने ये तो समझ लिया कि आयुर्वेद की उत्पत्ति कैसे हुई। अब हम ये समझ के लेते हैं कि आयुर्वेद का विकास किसने और कैसे किया, क्योंकि नॉलेज ये ऐसी चीज है जिसका कोई स्थिर बिंदु नहीं होता। टाइम के साथ नॉलेज अपग्रेड होते रहता है, उसे अपग्रेड होना भी चाहिए। ऋषि मुनियों ने मेडिकल साइंस में इन अष्टांग आयुर्वेदा की किताब को बेसिक्स माना, उनको प्रैक्टिस में लाया और जैसे जैसे प्रैक्टिस करते चले गए उनको मिलता गया अनुभव। उन अनुभवों को उन्होंने रिकॉर्ड में नोट डाउन करना शुरू किया और जो अष्टांग आयुर्वेद का बेसिक नॉलेज है उसको एनहांस करने के लिए कंट्रीब्यूट किया अपनी तरफ से, यानी कि अपने अनुभव से, अपने रिसर्च से उन्होंने नए बेंचमार्क प्रस्तावित किए। आयुर्वेद को एक नई ऊंचाई पे जाके रख दिया। उस जमाने में सिर्फ 2 मेडिकल कॉलेजेस अप्रूव थे। एक तो आत्रेय संप्रदाय जिसमें से फिजिशियंस पास आउट होकर निकलते थे, चरक संहिता की निर्मिति इसी कॉलेज से हुई। दूसरा था धन्वंतरी संप्रदाय जहां से सर्जन्स पास आउट होकर निकलते थे। सुश्रुत की निर्मिति यहां से ही हुई। तो महर्षि चरक और महर्षि सुश्रुत इन 2 कॉलेजेस के स्टूडेंट हुआ करते थे, आज पूरे आयुर्वेद के प्रिंसिपल बनके दुनिया को ज्ञान बांट रहे अपने किताबों से। आयुर्वेद के बारे में इन एंड आउट, तर्क तथ्य युक्ति प्रमाण के साथ सब कुछ आपको मिल जाएगा सिर्फ इन्हीं 2 किताबों में, चरक संहिता और सुश्रुत संहिता। इसीलिए इन 2 किताबों को मिल के बोला जाता है आज की तारीख में आयुर्वेद। नहीं, आयुर्वेद की जर्नी यहाँ पे खत्म नहीं हो रही। कई और महर्षि हो गए टाइम के साथ जिन्होंने आयुर्वेद की इस जर्नी में अपना बहुमूल्य योगदान दिया, जैसे कि महर्षि पतंजलि। अगर स्पिरिचुअलिटी ये एक किस्म का साइंस है तो महर्षि पतंजलि इस साइंस के अल्बर्ट आइंस्टाइन है। बहुत कम लोगों को पता है कि कुंडलिनी क्या होती है, योग सिद्धि क्या होती है, समाधि क्या होती है। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आजकल योग और आयुर्वेद के नाम पे क्या चल रहा है, बोतल में गौमूत्र बेचा जा रहा है। कई कंपनीज तो गौमूत्र पाइनएप्पल फ्लेवर का बेच रही है। कुछ भी। खैर, अब आयुर्वेद भी नेक्स्ट जनरेशन में जा चुका था। बिफोर क्राइस्ट 520 कालखंड रहा भगवान बुद्ध का। इस युग में बौद्ध धर्म का बहुत जबरदस्त प्रचार और प्रसार हुआ, साथ में आयुर्वेद भी अपने गोल्डन फेज से गुजर रहा था। जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन जैसे कि पारा, सल्फर यानी कि सिद्धा, रसशास्त्र। अब तक इससे पहले आयुर्वेदा में सिर्फ जड़ी बूटियों का इस्तेमाल ज्यादा तौर पे किया जा रहा था, लेकिन यह बहुत पहली बार हुआ था कि अब जड़ी बूटियों के साथ मिनरल्स भी ऐड होना शुरू हुए थे। पूरी दुनिया के लोग अचंभे में थे कि ये क्या है, ये मैजिक है, हमें सीखना है। ये दुनिया भर से लोग इंडिया में आना शुरू कर दिए और 200 साल चले गए। कालखंड आया चंद्रगुप्त मौर्य का, यानी कि 300 BC। अब तक इस कालखंड में आयुर्वेद हिंदुस्तान का एक एस्टैब्लिश्ड हेल्थ केयर सिस्टम बन चुका था। आज की तारीख में हम लोग वैक्सीन अप्रूवल के लिए वहां पे WHO के पास जाते। उस वक्त वहां से पश्चिमी देशों से इंडिया में लोग आते थे अपनी फाइल लेके कि हमारी ये दवाई है, हमने बनाई है, आयुर्वेद के स्टैंडर्ड्स में ये बैठ रही है क्या, देखो चेक करो, प्लीज अप्रूव कर दो। पर इसी कालखंड में थोड़ा और आगे जाने के बाद सिस्टम में गड़बड़ी आना शुरू होती, यानी कि महान सम्राट अशोक जो इसी कार्यकाल में होकर गए, जिन्होंने बहुत ही मशहूर ऐसे कलिंगा वॉर के बाद अपनी राह चुनी जो कि बुद्ध की राह थी, शांति की राह थी। किसी जंग की यहाँ पे कोई जगह नहीं थी, और जंग नहीं तो हिंसा नहीं, और हिंसा नहीं तो सर्जरीज भी नहीं। यहाँ पे धन्वंतरी संप्रदाय का इवोल्यूशन थोड़ा स्लो डाउन हुआ। ये बात बिल्कुल सच है कि युद्ध से किसी का भला नहीं होता, बुद्ध से भला होता है, लेकिन आयुर्वेद का भला नहीं हो रहा था एक तरीके से देखा जाए तो। पर दूसरी तरफ आत्रेय संप्रदाय आगे बढ़ता चला गया, उसमें इवोल्यूशन अपग्रेड होना शुरू हुए। चंद्रगुप्त मौर्य 2 का कालखंड आ गया। सन 375 आत्रेय संप्रदाय में अच्छा खासा रिसर्च हुआ था अब तक। पर इसके बाद आ गए अपने देश में मुगल, और इन्होंने बहुत जबरदस्त तबाही मचाई इस कालखंड में। नालंदा, तक्षशिला जैसी वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज जलाकर खत्म कर दी। रेज, गुस्सा,
बस तबाही लाता है और कुछ नहीं। और जब तक पता चलता है कि जो हुआ वो सही नहीं हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी रहती है। उन यूनिवर्सिटीज में लगी हुई आग में बहुत सारी किताबें जल के खत्म हुई। इंडियन मेडिसिन के एंशिएंट बुक्स, बहुत ही पवित्र ग्रंथ, फार्माकोपियास जल के खत्म हो गए। माना जाता है कि अगर वो नॉलेज आज भी एक्सेसिबल होता ना हम लोगों के लिए, तो पूरी दुनिया में आज एलोपैथी की जरूरत ही नहीं पड़ती। इतना जबरदस्त साइंस था वो, कभी न भर के निकलने वाला ऐसा ये नुकसान रहा है। खैर आगे बढ़ते टाइम के साथ। मुगल शासक जो शौकिया मिजाज हुआ करते थे, उनको देर से ही सही आयुर्वेद का महत्व समझ में आया। मुगलों ने भले ही स्वार्थ भावना से सही आयुर्वेद को ऊपर उठाने की कोशिश की। उन्होंने वैद्यों को इनाम दिए, राजाश्रय दिया, कहा कि यहाँ पे रहो, खाओ पियो, मस्ती करो, ज्ञान बांटो, लोगों की सेवा करो, थोड़ी हमारी भी सेवा करो। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? और जैसे तैसे फिरंगी अपने देश में आने तक आयुर्वेद बचा रहा। और जैसे ही फिरंगी आए, आयुर्वेद की दुकान बंद। बंद मतलब बंद, खत्म। और नहीं तो क्या। आप ही मुझे बताओ, आपने लास्ट टाइम पंचकर्म कब करवाया था? या फिर आपको कुछ भी सर्जरी वगैरह की नीड आती है तो आप कितने बार शल्य चिकित्सक जो कि आयुर्वेदिक होता है उसके पास गए सर्जरी करने के लिए? कमेंट बॉक्स में मेंशन करके मुझे बताओ। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, हो सके तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ इस वीडियो को। लोगों को पता चलने दो अपनी भारतीय संस्कृति कितनी महान है। सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जब तक हम कह रहे थे करो 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 तो कह रहे थे तुम करो, आज हमने कर दिया तो कह रहे हम करेंगे, तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे?